हेलो एवरीवन। वैसे तो मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खास होते हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे किसी भी स्टूडेंट की ओर से आता है, कोई डाउट आता है तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। ऐसे ही एक खास स्टूडेंट का क्वेश्चन आज मेरे पास आया है और उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि एक सेल जीवन स्टेज में है, सेल साइकिल की जीवन स्टेज में है और उस दौरान सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टोटल 10 और सेल के पास अमाउंट ऑफ डीएनए है 10 पिकोग्राम। तो क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर सेल G2 स्टेज में जाती है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज स्टेजेस में आती है, तो उस दौरान सेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे और सेल के पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा। तो जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि अगर किसी सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट इतना सा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल में डीएनए का अमाउंट अगर डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम्स के नंबर भी डबल हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब भी हमारे इंडिया में शादियां होती हैं तो शादियों में खाने का, डिनर का जो ऑर्डर होता है वो हम कैटर्स को देते हैं। कैटर्स मतलब जो खाने का ऑर्डर लेते हैं। और खाने का ऑर्डर जब दिया जाता है तो एक सिस्टम होता है, प्लेट सिस्टम, यानी कि कैटर्स जो है वो प्लेट्स के हिसाब से पेमेंट लेते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 500 प्लेट्स आपकी शादी में रखूंगा और 500 प्लेट्स अगर आपकी शादी में लोग उठा लेते हैं खाना खाने के लिए तो आपको 500 लोगों का खाना का जो भी अमाउंट फिक्स हो रहा है वो आपको पे करना होगा, यानी कि प्लेट सिस्टम चलता है। जनरली क्या होता है कि एक प्लेट में एक ही इंसान खाता है, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 500 प्लेट्स रखी गई हैं और एक प्लेट में एक इंसान ही खाना खा रहा है तो इसका मतलब 500 प्लेट्स में 500 लोगों ने खाना खाया है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक प्लेट में दो लोग मिलकर खाना खाएं, तब उस कंडीशन में दो लोगों के खाने का अमाउंट ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि क्योंकि यहां पर प्लेट एक ही है। अब कपल्स हैं, न्यू कपल्स हैं, तो वो तो एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो एक ही प्लेट में दो लोग खाते हैं, बड़े खास दोस्त होते हैं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि एक प्लेट में अगर दो लोग खाना खाते हैं तब एक ही प्लेट का पैसा काउंट किया जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई है कि प्लेट के नंबर्स के बेसिस पर पेमेंट होगा, ना कि इस बेसिस पर कि कितने लोगों ने खाना खाया है। अगर एक प्लेट में दो लोग खाना खाते हैं तब एक ही प्लेट का पैसा काउंट किया जाएगा, दो लोगों के खाने से दो लोगों का पैसा काउंट नहीं होगा। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है क्रोमोसोम्स और डीएनए के अमाउंट को लेकर जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि किसी भी सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पर काउंट किए जाते हैं। किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को किस बेसिस पर काउंट किया जाता है? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्रोमोसोम आपके सामने बना रहा हूं। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है जो जीवन स्टेज में है। वैसे तो सेल की जीवन स्टेज में, यानी कि जीवन स्टेज इंटरफेज के अंदर आती है और इंटरफेज में कभी भी क्रोमोसोम्स को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटरफेज स्टेज में आपको क्रोमैटिन दिखाई देगा, क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे। पर आप कंसीडर कीजिए कि अगर जीवन स्टेज में क्रोमैटिन को कंडेंस कर दिया जाए और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपको एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और इस क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं जो येलो कलर का आपको ये बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक सेंट्रोमियर है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? एक। सेंट्रोमियर क्या होता है आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता हूं। सेंट्रोमियर एक्चुअली में क्रोमोसोम्स में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर मेटाफेज क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। पर अगर मैं जीवन स्टेज में क्रोमोसोम्स को बनाऊंगा तो यहां पर दो क्रोमेटिड्स तो आपको नहीं दिखाई देंगे, एक ही क्रोमेटिड होगा। और सेंट्रोमियर यहां पर ऐसी एक स्ट्रक्चर को कहा जाएगा जो क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म को, ऊपर वाली आर्म पी है और नीचे वाली मान लीजिए क्यू है, तो दोनों आर्म जहां पर ज्वाइन होंगी वहां पर आप जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको आप क्या कह सकते हैं? सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स के नंबर हमेशा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से काउंट किए जाते हैं। मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम जो है वो एस फेज में अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। हम जानते हैं कि सेल अपने डीएनए को एस फेज में रेप्लिकेट करेगी। तो जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आफ्टर रेप्लिकेशन जो क्रोमोसोम आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक ही है, बस अंतर यह आया कि जो डीएनए इस क्रोमेटिड में था, जो डीएनए इस क्रोमेटिड में था वही डीएनए
रेप्लिकेटेड हो गया एज इट इज और इसी क्रोमोसोम पर एक और क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसी दोनों क्रोमैटिड्स जो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगी उनको आप क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि जो भी जीन यहां पर प्रेजेंट होंगे, जो भी अलील यहां पर प्रेजेंट होंगे, एज इट इज वही अलील यहां पर भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहां पर रेप्लिकेशन हुआ। अगर यहां पर स्मॉल ए है तो यहां पर भी स्मॉल ए होगा, अगर यहां पर स्मॉल बी है तो यहां पर स्मॉल बी होगा। इसलिए आप इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। पर यहां पर ध्यान दीजिए कि आफ्टर रेप्लिकेशन होने के बाद भी क्रोमोसोम के पास नंबर ऑफ सेंट्रोमियर अभी भी कितना है? 1। तो यहां पर भी आप क्रोमोसोम का नंबर कितना काउंट करेंगे? 1 ही काउंट करेंगे। तो हमें यह पता चलता है कि आफ्टर रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन होने के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर अफेक्टेड नहीं हुए, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, और क्रोमोसोम के नंबर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के, ना कि डीएनए के अमाउंट से। क्लियर? चलिए अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर जाते हैं। तो अगर आपको पता करना है कि जिस सेल के पास G1 स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 हैं, डीएनए का अमाउंट 10 पिकोग्राम है, उस सेल में G2 स्टेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज स्टेज में अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? तो एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। G1 स्टेज में हमें दिया गया है क्रोमोसोम के नंबर 10 हैं और डीएनए का अमाउंट भी 10 पिकोग्राम है। क्लियर? अब जब ये सेल एस फेज में जाएगी, इंटरफेज में एस फेज में जाएगी, तो एस फेज में हम जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए 10 से 20 पिकोग्राम हो जाएगा। पर क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं उनके नंबर अफेक्टेड इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में 10 ही होंगे। 10 क्रोमोसोम है, 10 ही सेंट्रोमियर होंगे, जिस बेसिस पर आप नंबर कितने काउंट करेंगे क्रोमोसोम के? 10। बस डिफरेंस ये होगा कि G1 स्टेज में ईच क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमैटिड, तो एस फेज में ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको याद रखना है 10 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। G2 स्टेज में भी क्रोमोसोम के नंबर 10 ही बने रहेंगे, डीएनए का अमाउंट 20 रहेगा। प्रोफेज में भी क्रोमोसोम के नंबर 10 ही बने रहेंगे, डीएनए का अमाउंट 20 होगा। मेटाफेज में क्रोमोसोम के नंबर 10 रहेंगे, डीएनए का अमाउंट 20 होगा। हालांकि इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुके होंगे क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होगा, हाईली कंडेंस फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम। अब एनाफेज ऐसी स्टेज होती है माइटोसिस में, जो आप जानते हैं जहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड होती है। एनाफेज वो स्टेज होती है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब सेंट्रोमियर का डिवीजन होने का मतलब ये एक क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं और 1 सेंट्रोमियर है। पर जब सेल एनाफेज स्टेज में जाएगी तो यहां पर आप देखेंगे सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से सेंट्रोमियर के डिवाइड होने से 1 से 2 सेंट्रोमियर बन जाएंगे। इसका मतलब 2 क्रोमोसोम में 1 क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब आप 2 क्रोमोसोम क्यों कह सकते हैं इन दोनों को? क्योंकि यहां पर 2 सेंट्रोमियर आपको देखने को मिल रही है, सेपरेट सेंट्रोमियर आपको देखने को मिल रही है। तो एनाफेज स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 हो जाएंगे, पर डीएनए का अमाउंट सेल के अंदर अभी भी वही होगा, 20 पिकोग्राम। अब टीलोफेज वो स्टेज होती है इसमें एक सेल अपने आप को कंप्लीटली साइटोकाइनेसिस को कंप्लीट करके 1 से 2 सेल में डिवाइड कर लेती है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती है। तो ईच डॉटर सेल हैज 10 क्रोमोसोम, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, दोनों में 10-10 क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और डीएनए का अमाउंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इनटू डॉटर सेल्स, तो 10 पिकोग्राम पर सेल। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। एक चीज बस याद रखिए कि क्रोमोसोम्स के नंबर हमेशा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से काउंट किए जाते हैं, ना कि डीएनए के अमाउंट से। अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 10 है तो क्रोमोसोम 10 माने जाएंगे, अगर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 20 है तो क्रोमोसोम्स के नंबर 20 काउंट किए जाएंगे। डीएनए के रेप्लिकेशन से नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डबल काउंट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।